नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात में आज मार्च महीने में उत्तर प्रदेश के कानपुर में होजरी मार्केट में लगी आग को शायद कोई भूला हो। अब झांसी के सीपरी बाजार में हुए अग्निकांड ने एक बार फिर आग को काबू पाने के इंतजामों पर सवालिया निशान लगा दिया है। और देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निकांड में भले ही लोगों की जान जा रही हो, लेकिन जिले के ज्यादातर विभागों में आग से बचाव के इंतजाम नहीं है। झांसी में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। जिले के सीपरी बाजार में एक दुकान पर आग लगी जो आसपास के दुकानों में फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी। आनन फानन में आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन 5 लोगों को बचाया नहीं जा सका और आग को काबू करने में सेना की भी मदद लेनी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि प्रदेश में आग से बचाव के समुचित इंतजाम नहीं है। क्या बड़े हादसों से दूसरे जिले के जो लोग हैं वो कोई सबक नहीं ले रहे हैं? आखिर इस नुकसान और इन मौतों का जिम्मेदार किसे माना जाए? इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे मुद्दे की बात में, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। कानपुर के भीषण अग्निकांड को अभी शायद ही कोई भूला हो तो यूपी के झांसी में भीषण अग्निकांड के तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं। मार्च महीने में कानपुर में हमराज कॉम्प्लेक्स में आग से एक की मौत और करोड़ों का नुकसान हुआ था। आग को काबू करने में 5 दिन लगे थे, लेकिन दूसरे जिले के अधिकारियों ने इस भीषण अग्निकांड से शायद कोई सबक नहीं लिया, जिसकी बानगी सोमवार को झांसी में देखने को मिली, जहां सीपरी बाजार में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। एक 3 मंजिला इलेक्ट्रॉनिक सामान के बीआर ट्रेडर्स शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसपे 5 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि करीब 10 लोग उसमें फंस गए, लेकिन 5 लोगों को निकाला नहीं जा सका। कल 3 बजे से लगभग अभी सुबह तक अभी तक बराबर पूरा पुलिस प्रशासन पूरा मेहनत कर रहा है और हम लोग यहाँ मोहल्ले की भी कहते हैं लड़के लोग हमारे लगे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं। जो लोग लगभग अभी तक 5 बॉडियां जा चुकी हैं। देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई कि वो फैलती हुई आग ने बगल की दुकान के अलावा ऊपर की मंजिल में बने यूनाइटेड इंश्योरेंस के ऑफिस को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल और पुलिस की टीम पहुंचकर दोनों शोरूम में 7 लोगों को झुलसी हालत में बाहर निकाला। आग इतनी भीषण थी कि 55 दमकल की गाड़ियां भी आग काबू नहीं कर सकीं। अंत में सेना को बुलाकर आग को देर रात काबू किया गया। एक्चुअली में ये है कि 4 बजे 4:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया इनके ऑफिस से कि इनके ऑफिस में आग लग गई है। 4:30 बजे जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे कभी बहुत बेकार कंडीशन थी और पुलिस प्रशासन पूरा और जो भी मार्केट के लोग अगल बगल वाले सब लोग क्या है कि पूरी कोशिश कर रहे थे कि आग को काबू पाने के लिए, लेकिन आग को इतनी भयानक आग थी कि उसको कोई भी काबू नहीं कर पाया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले आग सीपरी बाजार में रामा बुक डिपो चौराहे पर 2 दुकानों में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। दोनों दुकानों के बाहर जनरेटर सेट रखे हुए थे, जिनसे विस्फोट हो गया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन इन सब के बीच सवाल है, आखिर इस भीषण अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है? झांसी जनपद में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में जो मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, जिसमें और दुकान भी थे, जो फर्नीचर दुकान भी थी, जिसमें वो आग लगी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू एफर्ट्स, फायर सर्विस और बाकी अन्य प्रशासन के साथ जब हम लोग किए थे, तो शुरुआत में हम लोग 7 लोगों को रेस्क्यू किए थे। वो 7 लोगों को रेस्क्यू में एक महिला का मृत्यु इलाज के दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो गई थी। जिन 5 लोगों ने आग में जान गंवाई, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों बार बार इस तरीके के भीषण अग्निकांड सामने आते हैं? क्या बिजली विभाग की लापरवाही से ही शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाएं हो रही हैं? आखिर क्यों प्रशासन बड़े हादसों से सबक नहीं लेता? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से अग्निकांड हो रहे हैं और इंतजाम पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि लगातार ऐसे में पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद भी जब समय रहते अंकुश ना लग पाए आग में, तो जान पर बनाती है। क्योंकि सीपरी बाजार की घटना और 5 लोगों की मौत का मामला कई सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे घटनाओं के बावजूद भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आलोक त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुलदीप अवस्थी हैं, झांसी से संवाददाता। सबसे पहले कुलदीप अवस्थी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, अगर देखा जाए जो अग्निकांड का घटनाक्रम सामने आया और लगातार सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह की बात ना करके अगर ओवरऑल बात की जाए, तो मुझे लगता है ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित होते हैं। देखिए, ये जो आग लगी इसके अंदर तकरीबन 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, साथ ही 5 लोगों की मौत हुई है जी। इसमें बड़ी बात ये है कि ये वो शोरूम है जो पीछे बने हुए हैं, इन शोरूमों के अंदर वो आग लगी थी और पहले इसके बाद फिर ये लगातार आग बढ़ती चली गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर यहाँ पर जब आग लगी थी यदि तुरंत इस पर आग पर काबू हो जाता तो शायद ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन शोरूम बना लिए गए, लेकिन उनके अंदर इतने इंतजाम नहीं थे कि उस पर आग पर काबू हो पाता। आग पहले थोड़ी लगी थी और उसके बाद फिर आग पर काबू नहीं होता। तकरीबन 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद में 5 लोग की बॉडी बाहर निकाली गई। इसके अलावा 7 जो लोग थे वो अभी घायल हैं, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस पूरी घटना में आसपास के लोगों ने भी बहुत मशक्कत की। उसके बाद झांसी जिले के आसपास जिलों से भी गाड़ियां बुलाई गई, उन्होंने आग पर काबू किया। लेकिन जब देर शाम जब सेना पहुंची उसके बाद जाके आग पर काबू हो पाया। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजली की जो लाइनें हैं वो लगातार ठीक हो रही है। यहाँ पर बिजली की लाइनें यहाँ ठीक हो रही है। इसके अलावा बिल्कुल बैरिकेड कर दिया गया है जिससे कहीं कोई यहाँ पर अंदर ना जा पाए। झांसी नगर निगम की गाड़ी यहाँ से कचरा बाहर निकाल रही है, यहाँ सफाई की कुछ व्यवस्था है। अब ये सब चीजों पर एहतियात की जा रही है। और एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि इस तरह की जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो उन बिल्डिंग बनाने में मानक जो होते हैं, जो पैरामीटर्स है, उनके ध्यान क्यों नहीं रखे जाते। और ये घटना बड़ी घटना घट जाती है। जब ये बिल्डिंग बन रही थी, जब यहाँ शोरूम चल रहा था, तब यहाँ पर इस तरह का कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इनके पास भी एनओसी थी नहीं थी, ये लोग कैसे इतना बड़ा कारोबार कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरी बिल्डिंग की जो 4थी मंजिल है, 4थी मंजिल के ऊपर भी प्रयास किया गया था एक तरीके से, वहां पर टीम से डाल के वहां पर अपना कारोबार कई लोग कर रहे थे। और घटना ये जब घटी तो उसमें करीब 12 लोग मौजूद थे, तो 7 लोग तो सुरक्षित थे और 5 लोगों की तो मौत हो गई है। ये पूरा भीड़ वाला इलाका जहाँ पे ये पूरा देख सकते हैं, पूरा बड़ा इलाका है। यहाँ पर काफी बड़ा, यहाँ पर पूरा जो भीड़ वाला इलाका था और यहाँ पर बिल्कुल घनी आबादी का इलाका। इस वक्त की अगर बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है? देखिए, आप सारा कुछ इनके राहत कार्य लगभग कंप्लीट हो गया है। सारी बॉडी जो थी उनका पीएम चल रहा है, पीएम उनका हो चुका है, घर वालों को बॉडी उनकी पुट कर दी गई है और अब आग अंदर नहीं है, इस बात से पूरा श्योर कर लिया गया है। लेकिन जो और चीजें हैं, लाइट की व्यवस्था है, इसके बगल में एक जो ये स्पोर्ट्स वाली जो दुकान चपेट में आ गई थी। आप देखिए आग कितनी भयानक थी कि पूरी सड़क पार करके, जो मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये जो बोर्ड थे, पूरी रोड तकरीबन 50 फुट दूर की, ये आंच की वजह से इतना नुकसान हुआ। 50 फुट दूर, मतलब जहां पर आग लगी थी उसके सामने वाले एरिया में, यहाँ पर आग से यहाँ पर काबू नहीं हो पा रहा था। और आग के काबू न हो पाने की वजह से लगातार जो लोग थे, जो यहाँ पर जो अधिकारी थे, जो यहाँ लगे हुए थे, यहाँ पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार यहाँ से तकरीबन सुबह 4:30 बजे यहाँ से गए हैं, जब पूरी सारी बॉडी बाहर निकल के आ गई है। और यहाँ पर एक बड़ी गलती और थी कि दुकानों में से पीछे से निकलने का रास्ता नहीं था। जब इतना बड़ा आप कारोबार कर रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग आपकी है, तो उससे निकलने का रास्ता आपको होना चाहिए था, तो रास्ता नहीं था। अब इस वाली बिल्डिंग की अगर बात करें तो इस वाली बिल्डिंग में से मात्र इस वाली बिल्डिंग पर केवल 10 फुट का रास्ता था जी, केवल 10 फुट के रास्ते में से ही निकलने की निकासी थी। बाकी ऊपर ये 10 फुट का जो बेसमेंट था, बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए, ये ऊपर इस तरीके से निकलने के लिए ये पूरा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तकरीबन 20 करोड़ रुपए का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। कि पूरी बिल्डिंग आप पूरी अपनी नगर निगम लगा हुआ है, प्रयास ये कर रहा है
लेकिन उस वक्त ये सारे पैरामीटर कहाँ कंप्लीट हो रहे थे जब ये शोरूम चल रहे थे, जब इन शोरूमों की ओपनिंग हुई थी, जब ये शोरूम बिल्कुल ऐसी आपत्ति से निपटने के लिए जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है या कोई शॉप या दुकान बनाई जाती है तो मुझे लगता है इन सब मानकों का ध्यान रखकर ही बनाया जाना चाहिए, ताकि कोई बड़ा घटनाक्रम जैसा कि ये सामने आया 12 घंटे बाद, हालांकि स्थिति अब सामान्य है, लेकिन 20 करोड़ आर्थिक नुकसान भी और 5 लोगों की मौत, तो ये अगर मानक पर्याप्त होते तो मुझे लगता है ये घटनाक्रम सामने नहीं आता। आपके पास वापस लौटेंगे कुलदीप, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। आलोक, अगर देखा जाए सीपरी बाजार की जो ये घटना, जो अग्निकांड सामने आया, बिल्डिंग बनी, मानक का कोई ध्यान नहीं रखा गया, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कुलदीप अवस्थी कि पीछे से निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई मानक नहीं, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो जाती है। और ऐसे घटनाक्रम लगातार दोहराते हैं, ऐसा नहीं है कि एक कोई घटना हुई तो इससे हमने सबक ले लिया, आगे ऐसा घटनाक्रम ना हो, इन चीजों का ध्यान रखा जाए। जी सोनी जी, देखिए जो सिपरी बाजार में आज घटना हुई बहुत ही दुखद है, जान माल के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी हुआ, लेकिन मेन जो सवाल इस घटना के बाद छूट जाता है वो सवाल ये होता है कि आखिर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अपार्टमेंट बनता है या होटल बनते हैं या जिस तरह के शोरूम बनते हैं, उसका एक मानक होता है, फायर ब्रिगेड से एनओसी ली जाती है। आखिर वो जब इस तरह चीजें बनती हैं उस समय संबंधित विभाग के अधिकारी, संबंधित विभाग के कर्मचारी कहाँ रहते हैं? वो जब घटना घट जाती है, घटना घटने जाने के बाद ये सब चीजों को क्यों होता है? चाहे आप ये झांसी की घटना तो मान लीजिए आज की घटना है, अगर छोड़ दीजिए इसके पहले कानपुर में देखिए यह जो घटना हुई, उसके पहले लखनऊ में चारबाग में होटल में भयंकर आग लगी जिसमें कई लोगों की जान गई। तो ये जो चीजें हैं, आखिर वो घटना के कुछ देर बाद भूल करके लोग रूटीन में काम करने लगते हैं। लेकिन क्यों नहीं इस तरह के एक पैरामीटर बनता है कि अगर होटल है या शोरूम है या कोई अपार्टमेंट बनता है, उसके जो मानक है उन मानक पूरा करने के बाद ही उनको एनओसी दी जाएगी। और चूंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पे बहुत विभाग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो सब शांत बैठे रहते हैं, वो सब मौके के इंतजार में रहते हैं और वो सब उन सबकी मिली भगत से ये सब चीजें घटनाएं होती हैं। और जब इस तरह के हादसे होते हैं तब सबको चिंता होती है और जैसे लोग निकल के आते हैं कि एनओसी नहीं ली गई थी। आखिर एनओसी नहीं ली गई थी तो इतने सालों से वो अब क्यों चल रहा था? तो ये कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की जो है जिम्मेदारी है कि जो है इस तरह के जो बड़े बड़े शोरूम या बड़े बड़े होटल या अपार्टमेंट है वहां पे इस तरह के एक अभियान चलाया करें। लेकिन चूंकि सबकी मिली भगत होती है और इसलिए वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उस पर चिंता का विषय बन जाते हैं और फिर उसके बाद लोग अपने अपने तरह से उनकी जांच पड़ताल छानबीन करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां जहां अपार्टमेंट चाहे शोरूम हो या होटल हो, जहां पे भी इस तरह के बड़े बड़े चीजें हैं वहां पे फायर ब्रिगेड के उपकरण लगे होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सालों 2-2 साल 5-5 साल किसी को इसकी जानकारी दी जाती है कि कैसे जिसको आग लगने पे चलाया जाएगा, कैसे इसको जो है बचाव के रास्ते क्या है। ये सब चीजों को कोई कहीं प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षण कहीं कुछ नहीं होता है। तो ये जो एक बहुत बड़ी घटना होती है, इस तरह की घटनाएं ये आज की घटना नहीं है, हर साल 10-5 घटनाएं इस तरह की होती हैं। राजधानी लखनऊ से लेकर के झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, हर जगह ये घटनाएं एक ना एक दिन हो जाती हैं। जब होती है उसके बाद सब चिंता विषय होता है। तो अगर और इसके बाद भी ये पे नहीं तय होता कि क्या कुछ मानक जरूरी हैं और उन मानकों का ध्यान रखना चाहिए। आते हैं आपके पास, हमारे साथ राजीव राय भी जुड़ चुके हैं, व्यापारी नेता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजीव राय जी, इस भीषण अग्निकांड का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा राजीव जी। जी राजीव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लग रहा है राजीव जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, वापस से रुक करेंगे। कुलदीप अवस्थी का जो घटना स्थल पर इस वक्त मौजूद है, जहां पर ये पूरा अग्निकांड और 20 करोड़ का नुकसान हुआ है,
जान और माल दोनों का ही नुकसान। 5 लोगों की इस घटनाक्रम में मौत भी हो गई है। कुलदीप, आपके पास आएंगे। अभी देखा जाए तो इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? कुछ सीखा इस घटनाक्रम से या फिर महज आगे और इसी तरीके के घटनाक्रम को निमंत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी जैसा आलोक जी ने बताया कि किसी घटना के बाद में फिर कहा जाता है कि इसमें ये लापरवाही थी, वो लापरवाही थी, ये मानक गड़बड़ था, ऐसा था, और कुछ दिन बाद सारे लोग हर चीज को भूल जाते हैं। इस घटना के बाद से जरूरत है कि एक तरह से अभियान चलाकर बगैर किसी पक्षपात के ये कंट्रोल किया जाए, ये नियत किया जाए कि किस तरह से कौन सी बिल्डिंग बनी हुई है, उसके पास में किस तरह से फायर के इक्विपमेंट है, नहीं है, वो जानता है, नहीं जानता है, और आसपास के घरों के आसपास में किस तरह से वहां से दूसरा रास्ता निकाला जाएगा, ये सब कुछ तय होना चाहिए। अन्यथा इस तरह के शोरूम पर बड़ी कार्रवाई, चूंकि अब 5 लोगों की जान चली गई, किसी भी तरह से यदि पैसे का नुकसान को यदि साइड कर भी दे तो 5 लोगों की पूर्ति कैसे हो पाएगी? 5 परिवार नष्ट होते हैं पूरी घटना कुलदीप, के। जो 5 लोगों की इस घटनाक्रम में मौत हुई है वो कर्मचारी थे जो इस दुकान में काम करते थे? देखिए, इसके अंदर जो डेथ हुई है वो एक अनुज सक्सेना है, प्रकाश चंद्र है, हृदय तोमर है और आमिर खान। ये चारों लोग पीआर ट्रेडर्स में काम करते थे। और ये जो इसके अलावा रागनी राजपूत है, ये इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक पदाधिकारी थी और ये भी इस वक्त घटना वक्त मौजूद थी इसके अंदर। उनको उन 8 लोगों में बाहर निकाला गया था जो लोग पहले रेस्क्यू किए गए थे, लेकिन इनको जब अस्पताल ले जाएगा तो इनको वहां पर घुस कर दिया गया, जहां तक इनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। बाकी 4 लोगों की मौत जो हुई है वो बेहद दर्दनाक थी, बेहद उनकी आग से आहत होकर उनकी डेथ हुई है। मतलब कल्पना से परे था। जब सुबह के न्यूज की टीम जब पीएम ऑफिस पहुंची तब जाके देखा कि उनके जो शव थे इस तरह से जले हुए थे कि उनको देखने में भी बहुत ज्यादा अंदर से तकलीफ हो रही थी। इस तरह की घटना घटी है और इसके अंदर लोग, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी, उनसे यही है कि वो बिल्कुल डैम श्योर करें कि दमकल विभाग कोई एनओसी देगा नहीं, बगैर एनओसी के कोई नया शोरूम शुरू होगा नहीं। इस बात की पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि 5 लोगों की मौत को कहां आप ले जाएंगे, कहां डिफाइन करेंगे इनको, डेथ कैसे हो पाई, ये बहुत बड़ा सवाल इस घटना को लेकर उठ रहे हैं और अग्निकांड को लेकर क्या कुछ मानक होते हैं और उन्हीं मानकों पर मुझे लगता है एनओसी, फायर एनओसी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जो कोताही बरती जाती है, लापरवाही बरती जाती है और इसीलिए ऐसे हादसे हो जाते हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इन घटनाओं का जिम्मेदार किसे माना जाए, इन मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि लगातार अग्निकांड में लोगों की जान चली जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सीपरी बाजार का जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, जो आग लगी, इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत, 20 करोड़ का नुकसान हुआ है, आर्थिक भी नुकसान हुआ है। और लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कोई रास्ता ऐसा नहीं था कि कम से कम उससे बचकर निकला जा सके। तो मुझे लगता है अगर कोई बिल्डिंग या कोई दुकान बनाई जाती है, कोई इमारत बनाई जाती है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आलोक त्रिपाठी जी। आलोक त्रिपाठी जी, अगर देखा जाए तो क्या कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसे ना दोहराएं? जी सोनी जी, देखिए, पहली चीज तो हर घटना की एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर इस घटना जो हुई, नुकसान हुआ आर्थिक, उसकी तो भरपाई एक बार हो जाएगी, लेकिन जो जिनकी जाने गई हो उसकी भरपाई कैसे होगी? तो जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब जिम्मेदारी किसकी किसकी बनती है? अगर कोई अपार्टमेंट बना हुआ है, शोरूम बना हुआ है, तो नगर निगम होगा या वहां का विकास प्राधिकरण होगा या फायर ब्रिगेड के जिम्मेदार होंगे। आखिर उन लोगों की क्यों संलिप्तता रहती है इस तरह की? ऐसा नहीं होता है कि उन लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है, उनकी जानकारी के बगैर ही कोई चीज बिल्डिंग बन के खड़ी हो जाती है। उनको पूरी जानकारी होती है, उनका पूरा सिस्टम उनसे फिट होता है, उसके बाद ही वो बिल्डिंग या होटल या अपार्टमेंट कुछ होता है वो बनता है। तो जब इस तरह की घटना होती है तो उसमें भी उनकी जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए। तो जब तक जिम्मेदारी नहीं तय होगी, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के
जो की घटनाएं हैं वो होती रहेंगी, और जब इस तरह की घटनाओं पे उनकी जिम्मेदारी तय होगी, संबंधित अधिकारी की, संबंधित विभागों की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, तो फिर वो इस तरह की जब निर्माण कार्य होंगे तो उस पे वो एनओसी देने से पहले उसकी पूरी जांच करेंगे। जांच करने के बाद देखेंगे कि उस बिल्डिंग से उस जो शोरूम बना है उसमें मानक क्या है, उस मानक के द्वारा निकलने की अगर कोई इस तरह की घटनाएं होती है, आग की या कोई और घटना होती है, तो उसमें निकलने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है कि नहीं। लेकिन अभी तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, राजधानी लखनऊ से लेकर के कानपुर, झांसी, जो भी घटनाएं हुई हैं, उसमें होता कि यही है कि घटना होने के आलोक जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही जी। है और लोग कामों में लग जाते हैं। राजधानी में एक से एक घटनाएं होती, होटल ढहने से लेकर के, होटल में आग लगने से लेकर के, और इतने होटल हैं जिनकी क्या व्यवस्था है, कैसे चल रहे हैं, कैसे संचालन हो रहा है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ घटना हो जाती है, उसके बाद सभी लोग जागते हैं, और जागने के बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर उसकी जांच बैठाई जाती है। जांच में क्या होता है ये किसी को नहीं पता होता है। तो आखिर जितनी भी घटनाएं हुई हैं पिछले 1 महीने या 1 साल की निकाली जाएं, और उस जांचों में कौन कौन जिम्मेदार थे, किनके खिलाफ दोषी पाए गए और उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, इसको भी सार्वजनिक करना चाहिए, जिसमें लोगों के अंदर डर तो बैठे कि हम इस तरह की घटनाएं कभी हो जाएंगी तो हम बिल्कुल। ये कुलदीप से जान लेते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये बिल्डिंग किसकी थी कुलदीप, और इस घटनाक्रम के बाद क्योंकि जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि 5 लोगों की जान हुई है और करोड़ों का नुकसान भी हुआ है, तो इसमें प्रशासनिक आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना रहा और जो जिम्मेदार हैं उनका क्या कुछ कहना रहा? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों बिल्डिंग संभवतः किराए से चल रही थी। इनके अंदर इनको बनाया गया था, और इससे बड़ा सवाल ये है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, इस बिल्डिंग का ओनर तो होगा कोई ना कोई। इसके ओनर अग्रवाल साहब हैं, वो अब तक सामने नहीं आए हैं, और उनसे जब पूछा गया कल दमकल विभाग के द्वारा कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, किस जगह से एंटर करें, कैसे बाहर निकले, तो वो यहाँ से कहीं चले गए थे और अब तक वो सामने नहीं आए। ये उनका पूरा मामला है। मैं बात कर रहा था आपसे कि जो गली गली छोटे छोटे होटल चल रहे हैं, जहां पर लोगों ने अपने घरों के अंदर 10-10 कमरे आके होटल्स चला लिए हैं, कोचिंग सेंटर खोल लिए हैं, तो इन पर भी एक बार आवश्यकता है उनका रिव्यू किया जाए, क्योंकि एक बार कोचिंग सेंटर में भी एक ऐसा ही हादसा सामने आया था। तब भी ये कहा गया था कि अब हम जांच कराएंगे, नोटिस दिए गए थे, और अधिकारियों के पास सबसे बड़ा एक हथियार है नोटिस। नोटिस जारी कर देते हैं, नोटिस जारी करके उन्होंने अपने काम की पूर्ति कर ली, सामने वाले ने नोटिस रिसीव कर लिया, लेकिन जो नोटिस के अंदर टाइमिंग है, बाउंडिंग है, उसको कंप्लीट नहीं करता कोई भी व्यक्ति, जिसकी वजह से इस तरह की घटना होती है। इन दोनों शोरूम के बगल में एक दुकान ये भी थी, जो दुकान पूरी तरह से जल चुकी है। एक ये स्पोर्ट्स की दुकान थी, जहां पर तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का जो सामान था, ये स्पोर्ट्स यहाँ पे सामान मिलते थे, रैकेट है, बल्ले हैं और सब चीजें, गेंद वगैरह, ये भी मतलब ये शोरूम में नहीं है, ये छोटी सी दुकान थी, और ये केवल जो कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिस गया। बिल्कुल, बड़ी बिल्डिंग के बगल से सटी हुई दुकानें भी इसकी जद में आ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे मकान बने हुए थे, एक बड़ी आबादी है, सीपरी बाजार क्षेत्र एक बड़ा इलाका है, पुराना इलाका है, सारे सटे मकान बने हुए हैं, वक्त रहते आग पे काबू कर लिया गया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं और इसलिए एक बड़ा हादसा सामने आ जाता है, और इसके बावजूद भी सबक लेने को तैयार नहीं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीधे रुख कर लेते हैं गोरखपुर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संपर्क स्मार्ट शाला और ब्लॉक शाला का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। तो जहां पर शिक्षक ध्यान देते हैं, वहां पर बच्चे कहते हैं नहीं हम स्कूल जाना चाहते हैं। जहां पर स्कूल में थोड़ा भी उनको थोड़ा बोरियत होती है, बच्चों को लगता है कि नहीं यहां पर तो ये परंपरागत रूप से जो चीजें चली आ रही है उसी ढंग से उसको रटाने का काम कर रहे हैं, वहां पर अगर उन बच्चों से मैं कहता हूं चलो स्कूल क्यों जा रहे हो, चलो मेरे साथ, वो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं चलो स्कूल से कम छुट्टी मिल गई। लेकिन हमें उनके मन में एक रुचि जगानी है, और मुझे लगता है कि वह एक माध्यम बन रहा है। दूसरा, तकनीक का भी बेहतर उपयोग करना, निपुण भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या हमने प्रयास किया है।
आज इसको जानना है, एक जगह बैठे बैठे हम प्रदेश भर के उन बच्चों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद ने विगत 6 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाई है। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा की स्थिति क्या थी। बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूल ऐसे लगते थे कि लगता है कि अगले 2-3 सत्र के बाद इन सबको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पेड़ जमे हुए थे, घास उगी हुई थी, टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की सुविधा नहीं थी, कुछ भी वहां पर ऐसी सुविधा, फ्लोरिंग नहीं थी। उन स्थितियों में बच्चे वहां पढ़ते थे और वह भी एक औपचारिकता थी। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में कुल 1,56,000 जो स्कूल थे, उनमें से लगभग 1,34,00,000 के आसपास बच्चे बामुश्किल स्कूल आ पाते थे। शिक्षकों की भारी कमी थी। उस समय मेरे सामने चैलेंज था कि नींव है समाज की और यही दरक जाएगी तो समाज रूपी भवन बनेगा कैसे? कैसे हम बना पाएंगे? और उस नींव को मजबूत करने के लिए उस समय हम लोगों ने संकल्प लिया था। संकल्प एक, पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में हम लोगों ने 1,65,000 से अधिक शिक्षकों की तैनाती की और पारदर्शी तरीके से प्रदेश भर में की। 1,65,000 शिक्षकों की भर्ती शासकीय प्रयास से करने के बाद फिर एक प्रयास और हुआ कि विद्यालय जर्जर नहीं रहने चाहिए। इन विद्यालयों में फर्नीचर होना चाहिए, फ्लोरिंग होनी चाहिए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए, पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। और एक प्रयास प्रारंभ हुआ और मैं धन्यवाद दूंगा बेसिक शिक्षा परिषद, उनके शिक्षकों को, उनकी प्रधानाचार्यों को, उनके अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने सबने मिलकर के बेसिक शिक्षा परिषद के साथ मिलकर काम किया। 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अब तक अच्छी फ्लोरिंग, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल की सुविधा, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, इन सब से जोड़ने का काम किया और ज्यादातर में सुविधा वहां पर देखने को मिली है। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको इससे पहले जानकारी नहीं थी स्मार्ट क्लास क्या है या लाइब्रेरी क्या है, उसको कोई जानकारी नहीं थी। और मैं एक बार चित्रकूट चला गया था। चित्रकूट में एक सुदूर जनजातीय कोल बाहुल्य गांव में मैं गया था। अचानक मैं सुबह 7 बजे पहुंचा और मैंने वहां पर एक बच्चे से कहा, 3री क्लास की बच्ची थी, मैंने उससे कहा, मैंने कहा स्मार्ट क्लास को बताते, मैंने कहा इसके बारे में जानती हो? उसने कहा, मैंने कहा बताओ कैसे तुम इसमें पढ़ते हो? उसने तत्काल प्लग ऑन किया और फिर उसके बाद स्मार्ट क्लास में वो आकर के बताने लग गई। यानी उसके पास साधन नहीं था इसलिए वो जानती नहीं थी। जब साधन जैसे उसके पास उपलब्ध हुआ, वह देखने की, जानने की उसकी एक नई रुचि जागृत हुई। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि शिक्षकों की कमी अगर जहां कहीं भी है, हम अच्छे शिक्षकों को चयन करके ऑनलाइन एजुकेशन के साथ स्मार्ट क्लास को जोड़ करके बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन तो स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का स्तर पहले से बेहतर हुआ है और साथ ही अब और बेहतरी की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।